It is said that William Langland was the contemporary of Chaucer. उनका जन्म वॉर्केस्टरशायर के पास मालवन में हुआ. He was the son of poor freeman. He lived his early life as a shepherd in the fields. और अर्ली लाइफ के बाद वो अपनी वाइफ और चिल्ड्रन के साथ लंदन चले गए, जहाँ उन्होंने चर्च में क्लर्क के रूप में काम किया. अब वो अपनी 2 फेमस बुक्स के लिए जाने जाते हैं, और फर्स्ट बुक है उनकी पायर्स प्लोमैन, और सेकंड फेमस बुक है रिचर्ड द रेडलेस. जो रिचर्ड द रेडलेस नाम की ये बुक है, ये इसे पायर्स प्लोमैन के सक्सेस के बाद लिखा गया था. इस पोएम को 1399 में लिखा गया था, लेकिन बाद में इसे अनफिनिश छोड़ दिया गया, बिकॉज ये पोएम रिचर्ड II के खिलाफ एक प्रोटेस्ट को वर्णित करती थी. ये सर्टेन नहीं है कि इसकी ऑथरशिप को डिसाइड किया जाए, मतलब पोएम की जो ऑथरशिप है वो आज भी सर्टेन नहीं है, लेकिन माना जाता है कि ये विलियम लैंगलैंड ने लिखी. इसे अनफिनिश क्यों छोड़ा गया? क्योंकि किंग की एसेसिनेशन, किंग की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद लैंगलैंड पूरी तरह से डिसअपीयर हो गए, और इसी वजह से उनकी डेथ डेट भी अननोन है. उनकी फेमस पोएम पायर्स द प्लोमैन ओरिजिनली 1800 लाइन्स की एक पोएम है, जिसे ट्रेडिशनली लैंगलैंड को एट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन आज के टाइम पर यह भी माना जाता है कि ये सेवरल राइटर्स का एक वर्क थी. इंग्लैंड में जो सोशल कंडीशंस बहुत ही डेस्पेरेट कंडीशंस थी, जिसकी वजह से इस पोएम के लिखे जाने के बाद ये पोएम 1362 में लिखी गई थी ओरिजिनली, जिसके बाद 30 इयर्स तक सोशल कंडीशंस के बहुत डेस्पेरेट होने की वजह से वो टाइलर्स रेबेलियन एग्जिस्टेंस में आया, जिसके कारण अलग अलग राइटर्स के हाथ में ये पोएम जाती गई, और उन्होंने इसे रिपीटली रिवाइज़ किया, और इतनी सारी रिविजन्स के कारण ये पोएम फाइनल फॉर्म तक पहुँचते पहुँचते 15,000 लाइन्स की हो गई. आज के टाइम पर इस पोएम को पढ़ने के लिए इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट पार्ट में विजन्स ऑफ पायर्स को कंटेन किया गया है, और सेकंड में सीरीज़ ऑफ विजन्स को कंटेन किया गया है. जो सेकंड पार्ट है, जिसमें सीरीज़ ऑफ विजन्स को कंटेन किया गया है, उस पार्ट को द सर्च फॉर डू वेल, डू बेट एंड डू बेस्ट कहा जाता है. यहाँ डू वेल का मतलब है डू वेल, डू बेट यानी डू बेटर, एंड डू बेट मतलब डू बेस्ट. इस तरह से ये जो पूरी पोएम है, इसे एक्सेंटेड और एलिट्रेटिव लाइन्स में लिखा गया है. बिल्कुल बीवल्फ की तरह से ही इसे लिखा गया है, और इसीलिए इसे मेमोराइज़ करना भी इजी है, और शायद इसी वजह से ये 14th सेंचुरी पीपल्स के बीच में एनॉर्मसली सक्सेसफुल और लोकप्रिय रही. तो चलिए इस पोएम को अब हम डिटेल वाइज समरी के रूप में पढ़ते हैं. इस पोएम के टेक्स्ट में लैंगलैंड ने खुद को एक आइडलर के रूप में डिस्क्राइब किया है. वो यहाँ पर अपनी बाल्डनेस, गाउट और ओल्ड एज की कंप्लेन करता है. इससे इंडिकेट होता है कि इस टाइम तक लैंगलैंड मिडल एज तक पहुँच गया था, अपने लाइफ की मिडल एज तक वो पहुँच गया था. ये पोएम उस समय की कलर्जी और रेगुलर कलर्जी के ऊपर एक सेकुलर कलर्जी और रेगुलर कलर्जी के ऊपर एक अटैक करती है. रॉबर्ट कॉले ने अपनी पोएम 1550 एडिशन ऑफ पायर्स में लैंगलैंड को एक वीकली फाइट कहा है. पायर्स प्लोमैन नाम की ये जो पोएम है, इसे विजन्स की फॉर्म में लिखा गया है, और जो विज़न 1 है वो पोएम की प्रोलॉग का डिस्क्रिप्शन देता है. पोएम की जो स्टार्टिंग है वो वॉर्केस्टरशायर और हेरफोर्डशायर के बीच मालवन हिल से स्टार्ट होती है. इस पोएम में विल नाम का एक कैरेक्टर है. जो विल नाम का ये कैरेक्टर है, ये ह्यूमन डिज़ायर का प्रतीक है. इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक एलेग्रिकल फिगर ये कैरेक्टर है. ये कैरेक्टर अपने ड्रीम में एक डीप वैली के बीच एक किले और पहाड़ी के ऊपर स्थित एक टावर के ऊपर सो जाता है. ये पहाड़ी, ये टावर, ये सारी चीज़ें हेवन और हेल का प्रतीक है, और इनके बीच में वो लोगों की एक भीड़ को देखता है जो वर्ल्ड ऑफ मैनकाइंड का प्रतीक है. अब इन सारे सीन्स के डिस्क्रिप्शन के बाद वो अपनी सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस में फैले हुए जो कंडीशंस हैं उनका एक स्टाइरिकल अकाउंट स्टार्ट करता है. अपनी इस ड्रीम लाइक कहानी के अंदर वो किंग को कैट की फॉर्म में दिखाता है, और लोगों को रोडेंट्स यानी कि चूहों की फॉर्म में या रूप में दिखाता है. उसके ड्रीम में होली चर्च नाम का एक कैरेक्टर आता है जो विल को ट्रूथ के बारे में बताता है. इसके बाद विल लेडी मेड से मिलता है. लेडी मेड यहाँ पर पेमेंट को कहा गया है, और पेमेंट ने प्लानिंग की है कि वो फॉल्स से मैरिज करेगी. अब लेडी मेड रॉयल कोर्ट में जाती है और किंग
लेडी मेड को कहता है कि वो कंसाइंस से मैरिज करे, यानी पेमेंट को कंसाइंस से मैरिज करनी चाहिए, लेकिन कंसाइंस उसे रिजेक्ट कर देता है। अब कंसाइंस और रीज़न दोनों मिलकर किंग से प्रार्थना करते हैं, किंग को कन्विंस करते हैं कि वो लेडी मेड यानी पेमेंट की मैरिज फॉल्स से ना करे। और उसी समय पर विल जाग जाता है और यहाँ से पोएम विज़न नंबर 2 की तरफ आगे मूव कर जाती है। विज़न 2 में विल फिर से सो जाता है और सोने पर वो क्या देखता है कि जो रीज़न नाम का कैरेक्टर है वो लोगों को एक उपदेश देता है और उसका उपदेश सुनकर लोग रिपेंट करने का या पश्चाताप करने का निर्णय लेते हैं। अब यहाँ अपीयर होती है 7 डेडली सिंस। 7 डेडली सिंस क्या होती है? 7 डेडली सिंस में प्राइड, ग्रीड, रैथ, एनवी, लस्ट, ग्लटनी यानी असंतोष, एंड स्लोथ, इन 7 बुराइयों को इंक्लूड किया गया है। तो जब लोग निर्णय करते हैं कि वो पश्चाताप करेंगे तो इस कहानी के अंदर, इस पोएम के अंदर ये 7 डेडली सिंस अपना अपीयरेंस शो करती हैं और कन्फेशन करती हैं। मतलब जो लोग हैं वो अपनी अपनी बुराइयों का कन्फेशन करते हैं वहाँ पर, इन 7 बुराइयों का। और जब वो पश्चाताप करना चाहते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि वो सेंट ट्रुथ को यहाँ एक संत के रूप में दिखाया गया है, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो सेंट ट्रुथ की एक पिलग्रिमेज पर जाएंगे। जब वो सेंट ट्रुथ की पिलग्रिमेज पर जाने का प्रयास करते हैं तो वो रास्ते में कहीं खो जाते हैं। इस समय पर पायर्स प्लोमैन अपना पहला अपीयरेंस इस पोएम के अंदर लेकर आता है। मतलब पायर्स प्लोमैन का इंट्रोडक्शन यहीं से स्टार्ट होता है। अब वो क्या करता है? वो कहता है कि वो इन पश्चाताप करने वालों की हेल्प करेगा, लेकिन उसके बदले में उन्हें क्या करना पड़ेगा? उसकी ज़मीन की आधी एकड़ ज़मीन को जोतना पड़ेगा। अब जो पायर्स हैं और जो पश्चाताप करने वाले लोग हैं वो आधा एकड़ ज़मीन को जोतते हैं, प्लव करते हैं, लेकिन कुछ लोग काम करने से मना कर देते हैं। अब जो लोग काम करने से मना करते हैं, हंगर उन्हें पनिश करती है और तब तक पनिश करती है जब तक कि वो काम नहीं करते। लेकिन एक बार जैसे ही उनकी हंगर सेटिस्फाई हो जाती है वो फिर से निठल्लेपन की तरफ मुड़ जाते हैं। अब जो लोगों ने पश्चाताप किया है उसके लिए ट्रुथ क्या करता है? ट्रुथ पायर्स के पास पार्डन भेजता है उन पश्चाताप करने वालों के लिए, और जो वो पश्चाताप करने वालों के लिए पार्डन भेजता है उसके मेन कंटेंट में एक मोरल देता है कि डू वेल हैव वेल। अगर अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, एंड गॉड शैल हैव योर सोल। और अच्छा करने वालों की जो सोल है किसके पास जाएगी? बाद में गॉड के पास जाएगी। और डू इविल एंड हैव इविल, और अगर बुरा करोगे तो बुरा होगा, एंड एक्सेप्ट नथिंग अदर देन आफ्टर योर डेथ। और डेथ के बाद ऐसे लोग कुछ भी एक्सपेक्ट ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। डेविल शैल हैव योर सोल, और ऐसे लोगों की जो आत्मा है वो मरने के बाद डेविल के पास जाती है, ना कि भगवान के पास जाती है। ऐसा कौन कहता है? ट्रूथ एक मैसेज के रूप में भेजता है। तो इस तरह से ये जो विल है अब सोचता है कि मैं डू वेल को ढूंढूंगा। यहाँ से उसकी पहले एलेग्रिकल कैरेक्टर डू वेल की जो सर्च है वो स्टार्ट हो जाती है। डू वेल की सर्च के दौरान विल का जो झगड़ा है वो फ्रायर से हो जाता है और वो एक बार फिर से सो जाता है और नींद में, ड्रीम में वो थॉट से मिलता है। इस बार थॉट उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि डू वेल, डू बेटर और डू बेस्ट क्या है। अब इस तरह से वो बताता है कि जो ये 3 कैरेक्टर्स हैं, डू वेल, डू बेटर, डू बेस्ट, इनका प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन विट के द्वारा किया जा सकता है। इसके बाद स्टार्ट होती है इस पोएम के अंदर एक एलेग्री, एक्सटेंडेड एलेग्री, जिसमें कि डू वेल की विशेषताएं बताई गई है और कासल ऑफ फ्लैश का डिस्क्रिप्शन किया गया है। यहाँ साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो पीपल की नीड है वो इन विट के द्वारा गवर्न की जाती है। इस टेक्स्ट में पावर्टी और मैरिज को भी डिस्कस किया गया है। इसके बाद जो विल है वो विट की वाइफ से मिलता है। विट को यहाँ फिर से एक कैरेक्टर की फॉर्म में दिखाया गया है और विट की वाइफ कौन है? डेम स्टडी। ठीक है, यानी कि स्टडी को भी यहाँ एक कैरेक्टर के फॉर्म में दिखाया गया है। और जो विट की वाइफ है यानी जो स्टडी है वो विल से कंप्लेन करती है कि वो बहुत ही इग्नोरेंट है। उसके बाद विल कलर्जी और स्क्रिप्चर के पास जाता है डू वेल के बारे में जानने के लिए। वो सोचता है कि उसकी जो स्कॉलरशिप है
वो किस तरह से मुक्ति प्राप्त करने में, साल्वेशन प्राप्त करने में उसकी हेल्प कर सकती है। अब स्क्रिप्चर्स भी कंप्लेन करता है कि विल के अंदर सेल्फ नॉलेज की कमी है। अब विल को गुस्सा आ जाता है, जैसा कि डेम स्टडी ने भी उसको इग्नोरेंट कहा और स्क्रिप्चर भी उसे क्या कहता है कि तुम में सेल्फ नॉलेज की कमी है, तो उसे गुस्सा आ जाता है। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये पहले ही ड्रीम देख रहा है विल, सपने में देख रहा है, और वो सपने में भी एक और सपना देखने लग जाता है, यानी सपने में भी वो सो जाता है गुस्से में आकर, और फिर उसे सपने के अंदर एक और सपना आता है और उस सपने में वो फॉर्च्यून से मिलता है। और ही सर्व्स हर इन टू ओल्ड एज बट शी अबंडन्स हिम। वो क्या देखता है कि जो विल है वो फॉर्च्यून को ओल्ड एज में सर्व करता है, लेकिन फॉर्च्यून उसे छोड़कर चला जाता है या चली जाती है। इसे यहाँ पर फीमेल कैरेक्टर की फॉर्म में दिखाया गया है। विल लर्न्स अबाउट द साल्वेशन ऑफ एम्परर ट्राजन एंड पावर ऑफ लव। यहाँ पर विल साल्वेशन और एम्परर ट्राजन और एंड पावर ऑफ लव के बारे में जानता है। यहाँ इंट्रोड्यूस होता है एक नया कैरेक्टर जिसका नाम है काइंड। काइंड नाम का ये जो कैरेक्टर है नेचुरल डिस्पोजिशन और नेचर का प्रतीक है, और इसे गॉड के एक एस्पेक्ट के फॉर्म में दिखाया गया है। ये विल को वर्ल्ड दिखाता है। विल का अब रीज़न के साथ एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है। रीज़न कंक्लूड करती है कि विल डज़ नॉट डू इनफ टू कीप पीपल फ्रॉम सिन, कि विल जो है वो लोगों को बुराई से दूर रखने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा है, लेकिन विल कहता है रीज़न को कि तुम लोगों को बुराई से दूर रखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जो रीज़न है वो डिसएग्री करता है। विल अवेक्स फ्रॉम द ड्रीम विद इन अ ड्रीम। अब वो जो विल है वो ड्रीम विद इन अ ड्रीम, यानी ड्रीम के अंदर जो वो ड्रीम देख रहा था उससे जाग जाता है, और अब एक नए कैरेक्टर इमेजिन्ड इफ़ से मिलता है, और जो इमेजिन्ड इफ़ है वो उसे एडवाइज़ करता है कि तुम्हें पेशेंस रखना चाहिए। इमेजिन्ड इफ़ विल को बताता है कि उसे क्या करना चाहिए, उसे ह्यूमिलिटी और ग्रेस की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझना चाहिए। ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट होता है विज़न 4। विल जाग जाता है और फिर से सो जाता है। देखिए ये पूरी की पूरी पोएम क्या है, विल का एक ड्रीम है जिसके माध्यम से वो रीडर्स को बताना चाहता है कि जो वास्तविक क्रिश्चियन लाइफ है वो क्या है। वो कहना चाहता है कि लाइफ के अंदर ह्यूमन बींग्स को जो वर्च्यूज़ हैं वो अपनी लाइफ में रखने चाहिए बजाय कि वाइसेस के। तो यहाँ विल फिर से जाग जाता है और फिर से सो जाता है। अब वो देखता है सपना कि कंसाइंस, स्क्रिप्चर, कलर्जी और पेशेंस, इन सब के साथ वो एक फीस्ट शेयर कर रहा है। तभी वो एक ग्रीडी डॉक्टर ऑफ डिवाइनिटी से मिलता है, और ग्रीडी डॉक्टर ऑफ डिवाइनिटी कौन है, बाद में ये लव के प्रति अपनी नफ़रत को शो करता है। एज वेल एज ईटिंग एक्चुअल फूड आल्सो डाइन ऑन स्पिरिचुअल फूड। जब विल इन सब के साथ एक्चुअल फूड खा रहा है तो साथ ही साथ वो स्पिरिचुअल फूड भी खा रहा है, मतलब आध्यात्मिक नॉलेज को भी गेन कर रहा है। पायर्स द प्लोमैन अब हमें एक डेफिनेशन बताता है डू वेल, डू बेटर और डू बेस्ट की। इसके बाद कंसाइंस और पेशेंस हॉकिन द एक्टिव मैन से मिलते हैं। ये हॉकिन द एक्टिव मैन एक ऐसा व्यक्ति है जिसने क्रिश्चियन फेथ का कोट पहना हुआ है, मतलब जो कि क्रिश्चियन धर्म में विश्वास रखता है, लेकिन इसका जो कोट है वो 7 डेडली सिंस की धूल से भरा हुआ है। यानी कि यहाँ पर क्या है, ये जो व्यक्ति है ये वैसे तो बाहर से दिखावा करता है कि इसको क्रिश्चियन धर्म में बिलीव है, लेकिन वास्तविक रूप से इसके अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं। इसके मन में 7 डेडली सिंस को दिखाया गया है। तो ये क्या है, ह्यूमन बीइंग का रिप्रेजेंटेटिव है जो कि वास्तव में गॉड को नहीं मानते, सिर्फ दिखावा करते हैं गॉड को मानने का। कंसाइंस हॉकिन को फॉरगिवनेस प्राप्त करने के लिए और पश्चाताप करने के लिए कहती है। पेशेंस हॉकिन को सिखाता है कि किस तरह से पावर्टी को एम्ब्रेस करने के, पावर्टी को अपनाने के क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। उनकी बातें सुनकर हॉकिन गॉड की मर्सी के लिए रोने लग जाता है। उसी समय विल जाग जाता है। इसके बाद स्टार्ट होता है विज़न नंबर 5। विज़न नंबर 5 पास 15 से स्टार्ट होता है, जहाँ पर विल अपने आप को अकेला पाता है
जागते हुए संसार के अंदर। लेकिन अब रीज़न उसकी फिर से हेल्प करता है कि वो वापस सो जाए। सोने पर वो अब एनिमा नाम के एक कैरेक्टर से मिलता है। एनिमा का मतलब है स्पिरिट यानी कि भावना। एनिमा विल को कहती है कि वो अपना प्राइड त्याग दे, अपना जो घमंड है, गर्व है, उसे त्याग दे, और अगर वो कुछ ज़्यादा सीखना चाहता है, क्योंकि जब तक उसके मन में घमंड है तब तक वो चीज़ों को अच्छे से नहीं सीख सकता है। बट गोज़ ऑन टू टॉक अबाउट चैरिटी, लेकिन विल फिर भी चैरिटी की बातें करता रहता है। पर्टिकुलरली वो कहता है कि जो चर्च है उसे लोगों की केयर करनी चाहिए। वो प्रीस्ट के बारे में बात करता है, मंक के बारे में बात करता है जो कि अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं करते हैं। अब एनिमा से बात करते हुए विल एक निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जो पायर्स द प्लोमैन है वही क्राइस्ट है। विल रियलाइज़ करता है कि ही नीड टू स्विच फ्रॉम सर्चिंग फॉर डूवेल टू सर्चिंग फॉर चैरिटी, कि उसे अब डूवेल की खोज छोड़कर चैरिटी की खोज करनी चाहिए। विल फिर से ड्रीम के अंदर ही एक और ड्रीम को देखता है, यानी कि अब यहाँ पर ड्रीम, एक अनदर ड्रीम विद इन ड्रीम स्टार्ट हो जाता है। इस बार वो ट्री ऑफ चैरिटी के बारे में देखता है। ट्री ऑफ चैरिटी के बारे में एक ड्रीम देखता है। इस ट्री ऑफ चैरिटी का जो गार्डनर है वो पायर्स द प्लोमैन है, यानी कि यहाँ गार्डनर यानी कि पायर्स द प्लोमैन को एक माली के रूप में दिखाया गया है। विल पार्टिसिपेट इन ए री-एनेक्टमेंट of the fall of man and then has a vision of the life of Christ, यानी इस बार जो विल है वो सपने में क्राइस्ट की लाइफ का एक विज़न देखता है। जब वो डेविल की हार को देखने लगता है ड्रीम में, तो उसी समय पर वो ड्रीम विद इन ड्रीम से जाग जाता है। अब विल पायर्स की खोज करता है एंड मीटिंग फेथ और अब्राहम। अब फेथ से या अब्राहम से मिलता है जो खुद भी क्राइस्ट की सर्च कर रहा है। यहाँ अब्राहम कौन है? जीसस क्राइस्ट का एक या गॉड का एक देवदूत जिसे हम कह सकते हैं, उसे यहाँ फेथ की फॉर्म में दिखाया गया है। वो खुद भी क्राइस्ट की खोज कर रहा है। इसके बाद विल होप से मिलता है। होप को यहाँ मॉसेस की फॉर्म में दिखाया गया है जिसे लॉ की काफ़ी नॉलेज है। विल अब गुड स्मार्टियन के बारे में जानता है और साल्वेशन के बारे में उसे कुछ नॉलेज मिलती है, और साथ ही साथ वो लव की इम्पोर्टेंस को भी जानता है। उसी समय विल जाग जाता है। इसके बाद स्टार्ट होता है विज़न नंबर। इस सेक्शन में विल फिर से सो जाता है और इस बार वो पायर्स प्लोमैन के क्लाइमैक्टिक सेक्शन यानी कि रिलीजियस सेक्शन को एक्सपीरियंस करता है। ही एक्सपीरियंसेस लव एंड द इंटरसेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड डिवाइन टाइम। इस बार वो लव को अनुभव करता है और ह्यूमन और डिवाइन टाइम का जो विरोधाभास है या जो परस्पर इंटरसेक्शन है उसको एक्सपीरियंस करता है। विल विटनेस क्राइस्ट। इस बार विल अपने ड्रीम में क्राइस्ट को देखता है, गुड स्मारिटन को देखता है या पायर्स प्लोमैन को देखता है। ये तीनों कौन है? एक ही है। इन्हें तीनों को क्राइस्ट की फॉर्म में दिखाया गया है। ये जेरूसलम में जाते हैं और फिर वो क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन को भी देखता है। उसके बाद वो गॉड की 4 डॉटर्स को देखता है। गॉड की 4 डॉटर्स किन्हें कहा गया है? 4 ह्यूमन विर्च्यूज़ को कहा गया है। ये 4 ह्यूमन विर्च्यूज़ हैं ट्रूथ, जस्टिस, मर्सी और पीस। ठीक है। इसके बाद विल जाग जाता है और अब वो अपनी फैमिली को कहता है कि वो मास को सुनने के लिए प्रेरित करता है अपनी फैमिली को। मास यानी कि धर्म उपदेश को सुनने के लिए। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है विज़न नंबर 7। इस विज़न में जो विल है वो मास में बैठा हुआ है, यानी एक धर्म उपदेश में, एक धर्म सभा में बैठा हुआ है, उन्हें सुन रहा है और वो फिर से सो जाता है। और इस बार वो एक बार फिर से कंसाइंस से मिलता है। कंसाइंस रिकाउंट्स द लाइफ एंड पैशन ऑफ क्राइस्ट एंड हाउ पीटर वाज गिवन हिज पावर बाय ग्रेस और क्राइस्ट। वो कंसाइंस उसे बताती है कि किस तरह से जो पायर्स है या जो पीटर है उसे उसकी लाइफ के बारे में डिस्क्रिप्शन बताती है और बताती किस तरह से क्राइस्ट के द्वारा उन्हें पावर दी गई थी। विल फाइंड आउट अबाउट पेंटिकोस्ट वंस मोर सीज पायर्स एज अ प्लफमैन। इस बार वो फिर से पायर्स को एक प्लफमैन के फॉर्म में देखता है और
विटनेस प्राइड अटैकिंग यूनिटी और होली चर्च, और देखता है कि जो होली चर्च है उसके ऊपर जो प्राइड है वो अटैक कर रहा है। ही वेक्स अप, वो जाग जाता है, एंड रिकॉर्ड्स हिज ड्रीम, और अपना ड्रीम रिकॉर्ड। अब इस पोएम का जो लास्ट पास है, लास्ट विज़न है, विज़न नंबर 8, वो स्टार्ट होता है। इस विज़न में विल जाग जाता है और नीड से मिलता है, ठीक है। और जब जाग जाता है, नीड से मिलता है, उसके बाद फिर से ही गेट्स अस्लीप, और सोने के बाद इस बार वो एक एंटी क्राइस्ट ड्रीम को देखता है, क्राइस्ट विरोधी ड्रीम को देखता है। यहाँ फिर से जो काइंड नाम का कैरेक्टर, जिसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो कैरेक्टर आता है। और काइंड जो है उसके पास ओल्ड एज, डेथ और पेस्टिलेंस को भेजता है ताकि लोगों को चेस्टाइज किया जा सके, लोगों को पवित्र किया जा सके उनके अपराधों से। यानी कि यहाँ दिखाया गया है कि जो ओल्ड एज है, डेथ है और पेस्टिलेंस है, ये दुख तो है व्यक्ति की लाइफ में, लेकिन ये क्या करते हैं, लोगों को उनकी दुर्भावनाओं से छुटकारा दिलाने में हेल्पफुल है। विल के ऊपर ओल्ड एज का अटैक हो जाता है, यानी कि विल बूढ़ा हो जाता है। अब वो होली चर्च को देखता है और देखता है कि किस तरह से जो हिपोक्रिटिकल फ्रायर है, भिक्षुक है, या हम कह सकते हैं चर्च के अंदर जो पोप हैं, वो उसे अंडरमाइन कर रहे हैं। कंसाइंस गोज़ ऑन पिलग्रिमेज टू सिक पायर्स द प्लोमैन, इस बार कंसाइंस पायर्स द प्लोमैन को ढूंढने के लिए चली जाती है, और कॉल्स ऑन ग्रेस फॉर हेल्प, और अपनी इस खोज के लिए वो ग्रेस से यानी जीसस क्राइस्ट से हेल्प मांगती है। और क्राइस्ट जो विल है वो फाइनली जाग जाता है। इस तरह से उसका जो ड्रीम है वो एंड होता है। और ये पूरी की पूरी पोएम हमें बताती है कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग को जीसस क्राइस्ट की खोज के लिए क्या करना चाहिए, अच्छाई को यानी वर्च्यूज़ को अपनाना चाहिए।